चार्ज एंड कंपोजिशन, चार्ज चैप्टर का बहुत रिलेवेंस है, एग्जामिशन से कनेक्ट करता है। तो जब भी एग्जामिशन पढ़ो उसके जस्ट बाजू में लिख लेना कि सर रिवर्स चार्ज की कौन सी एंट्री से कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आखिरी दिन आप रिवाइज करोगे तो बार बार बुक आगे पीछे नहीं करोगे, तो ध्यान रहने के लिए बहुत काम आता है आखिरी दिन। रिवर्स चार्ज चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। बड़े क्वेश्चन में कोई ना कोई एक पॉइंट रहेगा जो रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट करेगा, वो गलत किए तो बड़ा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसलिए रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन ने भी एज सच नहीं पूछी है इंस्टीट्यूट, पता नहीं कभी पूछ सकती है, चांसेस कम है। इसको सीएमए वालों में पूछती है, सीएमए वाले अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आता है सीएमए वालों में। सीए वालों में जनरली कंपोजिशन स्कीम एमसीक्यू में पूछ लेते हैं सर, एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पता है फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा याद करते हैं, बचपन था हमारा। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, जहां पर सप्लायर रिसिपिएंट से पैसा कलेक्ट करता है और सर टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को, ये था फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या था सर, जहां पर सप्लायर सप्लाई तो करता है रिसिपिएंट को, बट रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वो है रिवर्स चार्ज। इतना सिंपल रखना, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है, ये क्वाइट सिंपल है। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैश में पे की जाती है सर, ये हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो नहीं करते हैं, इसको तो अलग से शो करते हैं, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपने रिवर्स चार्ज में पे किया है उसको आप अलग से शो करेंगे, ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। ठीक, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में, सबसे पहला है जीटीए। जीटीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इवन फाइनल के हर एक क्वेश्चन में एक पॉइंट जीटीए का होता है। सर जीटीए के केस में ना बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, इसको एग्जामिशन से कनेक्ट करके याद रखनी होती है। अपन जब एग्जामिशन पढ़ेंगे तब मैं आपको रिवर्स चार्ज भी कनेक्ट करके बताऊंगा। सर अगर जीटीए वाला सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि वो 5% है कि 12%। 12 है तो फॉरवर्ड चार्ज है, मत सोचना। अगर सर जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है पर 12% में कर रहा है तो भी फॉरवर्ड चार्ज। सर अगर जीटीए वाला 5% में कर रहा है तो हमारे पास, तो फिर जीटीए वाले के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो फॉरवर्ड में भी चल सकता है, रिवर्स में भी चल सकता है। बट सर अगर 5% में रिवर्स में जाना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी में है कि नहीं। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज है, नहीं तो सर उस केस में फिर फॉरवर्ड हो जाएगा। जीटीए के केस में आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा परसेंटेज और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना सर। सर अगर जीटीए वाला किसी 5% पे चल रहा है और किसी पर्सन जो है वो कंज्यूमर है तो उस केस में एग्जेम्प्ट होता है, उस केस में एग्जेम्प्ट होता है। ये एग्जेम्पशन से भी कनेक्ट करता है जीटीए, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें हम गवर्नमेंट को भी करते हैं कवर। सर गवर्नमेंट के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर की अपने आप को अंडर सेक्शन 51 तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। फिर हम एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़े थे सर, अगर जीटीए वाला सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता और एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना, इसीलिए जब एग्जामिशन वाला चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे तो वहां पर ऐसे लिखना कि जीटीए वाली सर्विस साथ में पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कनेक्टिविटी रहेगी तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें, जीटीए वाला पीछे गाड़ी किराए से लेके आया एग्जेम्प्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स है जीटीए वाले के साथ, तो जीटीए वाला तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना सर, ठीक है। पहले एग्जाम में परसेंटेज ढूंढना, 12 है तो लड़ाई नहीं है, 5 है तो बहुत सारी लड़ाई है, बहुत सारी लड़ाई है।
फिर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है कि नहीं, ध्यान देना सर, जैसे फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, पर्सन रजिस्टर्ड, इसमें ये याद रखना सर, पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कवर्ड है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। आया समझ? आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा अगर रिसिपिएंट टीडीएस पर्पस के लिए, और टीडीएस पर्पस के लिए गवर्नमेंट होती है सर, और गवर्नमेंट को हम यहाँ बाहर करते हैं आरसीएम से, और एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में हम एग्जेम कर देते हैं सर। तो ध्यान रखना, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना। एक बात याद रखो, जीएसटी जितना कनेक्ट करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम में लिखने में, और जितना आप इंडिविजुअली चैप्टर वाइज पढ़ोगे फंस जाओगे, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। अगला, लीगल सर्विस, डैम इंपॉर्टेंट सर। अगर लीगल सर्विसेज है प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी है, और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अगर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से, तो रिवर्स चार्ज है सर। अगर बिजनेस एंटिटी है उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया तो एग्जेम्प्ट है, को एग्जेम्पशन से कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनी इंडिविजुअल, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, सब आ जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करना। फिर हमने इसमें एक सिंपल सी बात बोली थी सर, जब हम इसको एग्जेम्पशन में पढ़े थे तो इसमें बहुत सारी बातें थी कि सर अगर एक एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट अगर किसी पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जेम्प्ट है सर, ऐसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। एक एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को प्रोवाइड कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, तो इसको एग्जेम्पशन से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, इसके साथ भी कहानी यही थी सर, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हो तो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखा जाएगा, अगर टर्नओवर एक्सीड करता है तो रिवर्स चार्ज, टर्नओवर एक्सीड नहीं करता एग्जेम्पशन। हरी बात समझ, ध्यान रखना इसको। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये तो भयानक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप तो अति में इंपॉर्टेंट है कि सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन कोई भी प्रोवाइड करता है सर किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो रिवर्स चार्ज है सर। पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म है, रिवर्स चार्ज है। ठीक है, अगला, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है ना स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगला, ये पॉइंट तो बड़ा बवाल है सर, अगर गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है तो वो रिवर्स चार्ज है, प्रोवाइडेड बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर उसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा होना चाहिए, अगर उसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं करेगा तो एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसे ही कनेक्शन होना चाहिए आपका, अगर ऐसा ही कनेक्शन है आखिरी दिन पढ़ते टाइम तो बहुत सेफ साइड पे चल रहे हो आप जीएसटी में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं सर, कनेक्ट करके आते हैं। तो सर गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज तो पहले तो मैं बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर चेक करूंगा, टर्नओवर एक्सीड किया तो टैक्सेबल, फिर चेक करूंगा सर वैल्यू कितनी है, 5000 से एक्सीड कर रही है तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है सर। समझ आया? अगला सर, कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते मतलब सर ये सब सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो ये टैक्सेबल तो है, बट ये फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स में नहीं है सर। पहला था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंट,
या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये जो 4 सर्विसेज है सर, ये 4 सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो फॉरवर्ड चार्ज है सर, इनमें रिवर्स नहीं है सर, इनमें रिवर्स नहीं है सर, ठीक है। अगला, सर्विसेज सप्लाइड बाय द, अच्छा ये 4 सर्विसेज एग्जाम भी नहीं है ना, ध्यान रखना, ये एग्जाम भी नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सक्लूडिंग है ना, याद रखना, एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर सर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, याद रखना, ये नहीं याद रहेगा, ये भूल जाते हैं अपन इसको, ठीक है। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये सर क्योंकि ये ना एग्जामिशन से अच्छा कनेक्ट करता है। सर सिंपल है सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, यूज एज रेसिडेंस है तो एग्जेम्प्ट है। सोची क्या रहे हो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया हुआ एग्जाम में, आगे यूज एज रेसिडेंस नहीं दिया हुआ है तो एग्जाम मत कर देना, बवाल हो जाएगा, एग्जाम मत कर देना। यूज एज रेसिडेंस नहीं दिया है तो चेक करना कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, अगर जिसको दे रहा है क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो ये भी चेक करना क्या वो सोल प्रोप्राइटर है, क्या वो अपने पर्सनल नाम से ले रहा है, फर्म के नाम से नहीं ले रहा है तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा कोई है तो फिर टैक्सेबल है, और टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में। मैं आपको रेगुलर क्लासेस में एग्जामिशन वाले चैप्टर में प्रॉपर पूरे ऐसे नोट्स बनवाया था, चार्ट्स बनवाया था इसके, क्योंकि बिना चार्ट्स के बैंड बच जाएगी इसमें, बहुत अच्छे से चार्ट्स बनाए थे हम इसके, ठीक है। एक बात याद रखना, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे लड़ाई है, अगर कमर्शियल है तो लड़ाई नहीं है, कमर्शियल हमेशा से टैक्सेबल है, कमर्शियल हमेशा से टैक्सेबल है, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, कमर्शियल रिवर्स में है ही नहीं। समझ आया, समझ आया सबको? अच्छा, अभी जब अपन एग्जामिशन चैप्टर रिवाइज करेंगे ना तो वहां पर इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे वापस, बट अभी भी इसको ध्यान रखना, वो जो चार्ट बनवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्ट, वो अच्छे से दिमाग में रखना इसका, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला, वो बहुत काम की चीज है, बेहद काम की चीज है। क्लियर सबको यहाँ तक? एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है फाइनल वालों के लिए, अब इंटर वालों के लिए क्लियर नहीं है कि वो पॉइंट एप्लीकेबल करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं स्टैट्यूटरी अपडेट से। मैंने आपको एग्जामिशन चैप्टर पढ़ाते टाइम लिखवा दिया था वो पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, मैंने बोला सर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कोई भी किराए पे देता है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। सर अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो सोच क्या रहे हो, फिर तो जीएसटी नहीं है। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब होता ये था कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में जो पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड होता था, बट जिसको दिया जा रहा है वो रजिस्टर्ड होता था, तो इस केस को इन्होंने रिवर्स चार्ट में लेके आया है। क्या बोला, समझ आया? सर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, जिसको लेट आउट कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो सर इस केस में रिवर्स चार्ज है। फाइनल में ये एंट्री आ चुकी है, इंटर में अभी तक इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, सिलेबस में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो फाइनल लेवल पे होती है इंटर लेवल पे नहीं आती अमेंडमेंट पे।
मैं आपको रेगुलर क्लासेस में भी बता दिया था, अभी भी एक बार बता देता हूँ, इन केस अगर रहा तो वो तो जब हम अमेंडमेंट लेक्चर देखेंगे तो उस पर कवर कर लेंगे, बट अभी भी एक बार बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो इसको। समझ आई बात? तो इसको ध्यान रखना कि इसको ऐसे 5 AB करके यहीं पर शॉर्ट में लिख लो कि सर अनरजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन है सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है सर, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है सर, तो रिवर्स चार्ज है सर। सर ये पहला केस, सर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो जीएसटी? फिर पढ़ ही क्यों रहे हो? दोनों ही अगर अनरजिस्टर्ड है तो, सर ये रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज है। मेरे हिसाब से ध्यान रखने वाली बात, इन केस अगर आपके स्टैट्यूटरी अपडेट में इसको इंक्लूड किया तो काम की चीज, नहीं किया जय माता दी, फाइनल वाले बस पढ़ेंगे इसको। मैंने आपको इसको रेगुलर क्लासेस में लिखा दिया था ताकि ऑन अ सेफ साइड हम रहे, ठीक है, बट अब पता नहीं क्या करेगी इंस्टीट्यूट। क्लियर है सबको? अगला, सर्विसेज supplied by any person by way of transfer of development rights, FSI या एडिशनल FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर। याद है ये? इसको भी सर हम एग्जेम्पशन से कनेक्ट करते हैं। आप एक खास बात देखो, जितना रिवर्स चार्जेस सब एग्जेम्पशन से जाता है कनेक्टेड, एक आध को छोड़ दो सब कनेक्ट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड क्या पढ़े थे हम रिवर्स चार्ज में और एग्जेम्पशन में कनेक्ट करके? सर अगर सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड TDR और FSI है तो वो एग्जेम्प्ट है। अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड TDR FSI है तो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कैसे? रिवर्स चार्ज में प्रमोटर पे करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि वो जो TDR FSI दे रहे हैं क्या वो सोल्ड फ्लैट का दे रहे हैं अनसोल्ड फ्लैट का दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। सोल्ड है तो एग्जेम्प्ट है, अनसोल्ड है तो उस केस में टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज में। सेम इज द केस विथ लॉन्ग टर्म लीज ऑल्सो। लॉन्ग टर्म लीज के साथ भी सेम कहानी है। याद है लॉन्ग टर्म लीज में हम क्या पढ़े थे? सर अगर लॉन्ग टर्म लीज है किससे रिलेटेड है? अब वॉश आउट हो गया, इतना जल्दी वॉश आउट हो गया, बाप रे बाप। एक महीना पहले की अभी रील पूछूंगा ना कौन सी वायरल थी, सब याद होगा। अभी समय रहने का केस पता होगा क्या हो रहा है उसके साथ। ये याद नहीं है, हद हो गई है। क्या कर रहे हो राम मालिक? 2 महीने बाद पेपर है, एक महीना पहले का याद नहीं है। ग्रेट। सर हमने इसमें भी यही पढ़ा था सर, लॉन्ग टर्म लीज है अगर अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है, अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज है। सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट है। यही पढ़े थे हम। अगला ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो ये इंपॉर्टेंट लगा, बेहद चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। याद है मैं इसको आपको रेगुलर क्लासेस में सिखाया था कि सर डायरेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं।
याद आया? डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। ये 3 डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयड नहीं होते। अगर ये 3 डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज है। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कंपनी के नौकर होते हैं। ये अगर कोई सर्विसेज दे रहे तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। समझ आया? ध्यान रखना इसको। इससे रिलेटेड एक नीचे सर्कुलर भी पढ़ेंगे अपन। क्लियर है सबको? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आएगा? एक 2 सर्कुलर आएंगे इसके इंपॉर्टेंट वाले, अभी अपन पढ़ेंगे नीचे। अगला इंश्योरेंस, ये तो बहुत सिंपल है सर। इंश्योरेंस एजेंट है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में देगी। ये तो क्रिस्टल क्लियर था, ये बहुत सिंपल था। ये याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। रिकवरी एजेंट किसका? बैंक्स वगैरह से रिलेटेड रिकवरी एजेंट। ठीक है, एग्जाम में एक बार कार का रिकवरी एजेंट आ गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रिकवरी एजेंट रिलेटिंग टू बैंक है तो रिवर्स चार्ज है। रिकवरी एजेंट अगर रिकवरी एजेंट रिलेटेड टू कार है तो फॉरवर्ड चार्ज है सर, एग्जाम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। अगला ये याद है किसी को? इसमें अपन एग्जाम्पल लिए थे, सर टी सीरीज बड़ी है, अरिजीत सिंह छोटा है सर। ठीक है, तो हमने बोला था सर टी सीरीज रिवर्स चार्ज में पे करेगी। अगला ऑथर वाली सर्विस याद है? पब्लिशर पे करेगा रिवर्स चार्ज, पर ऑथर चाहे तो ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है कि मैं खुद फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता हूँ। एग्जाम में जब तक कुछ नहीं बोलेगा आप रिवर्स ही मानोगे। अगर लिखा रहे कि ऑथर इज रजिस्टर्ड एंड ही वांट टू पे द जीएसटी, तब फॉरवर्ड चार्ज मानना। आई बात समझ? ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो अगला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीज कमिटीज टू आरबीआई। सर अगर ओवरसीज कमिटीज है, अगर वो आरबीआई को सर्विसेज देती है तो आरबीआई रिवर्स चार्ज में देती है। इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। याद है मैं रेगुलर क्लासेस में सिखाया था, ये वो लोग होते हैं जो बैंक के लिए धंधा लेके आते, डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है तो सरकार बोलती है रिवर्स चार्ज, बैंक पे करेगा। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है उस बड़े से क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि द पर्सन इज प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विसेज टू द बैंक। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है। अगर इंडिविजुअल है तो रिवर्स चार्ज है, और नहीं तो सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, ये याद रखना सर, नहीं याद रहता नहीं तो बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ये सब रहा तो सर फॉरवर्ड चार्ज है, एग्जेम्प्ट नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। ये छोटी छोटी बातें, ये सब ध्यान रख लो, गलती नहीं होगी एग्जाम में। अगला, बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। हमने बोला था सर बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं
जो बैंक्स को हेल्प करते हैं बिजनेस फैसिलिटेट करने में, मतलब बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस एक्सपांड करने में। बैंक बड़ा है सर, बैंक देगा रिवर्स चार्ज। फिर हमने बोला अच्छा याद है आप लोगों को, ये हमने रिवर्स चार्ज से भी कनेक्ट किया था इसको, सॉरी एग्जेम्पशन से कनेक्ट किया था इसको। नाइस सर, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक्स को सर अकाउंट्स, याद आया कुछ, अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज दिया रूरल एरिया में सर, तो एग्जेम्प्ट है सर, तो एग्जेम्प्ट है। याद आया, अकाउंट्स एंड एक और था इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा कोई और सर्विसेज है तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। अर्बन एरिया दिया, आंख बंद करके एग्जाम में टैक्सेबल करके आना। समझ आया? अगला एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सरकार बोलती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा आदमी है, हम इससे जीएसटी की बातें करेंगे। अगला था सिक्योरिटी सर्विसेज, इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, ऐसे देती है, यहाँ एनी पर्सन है ना, उन लोग ये दे देते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। यूज नहीं होना, एनी पर्सन मतलब पार्टनरशिप फर्म भी कवर्ड है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, द रिवर्स चार्ज। जिसको प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। याद रखना, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स कैसे लेके जाओगे, वो जीएसटी कैसे देगा। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में? तो अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर हमने बोला था सर आरसीए में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई पर्सन है जो टीडीएस पर्पस के लिए, जो कि बेसिकली कौन होती है, गवर्नमेंट, और एक है कंपोजिशन वाले लोग, ये दो लोगों पे आरसीए में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़े थे सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। इस पे भी कहानी थी, पहले 5 कि 12, 12 है तो फॉरवर्ड चार्ज, 5 है तो पहले ये देखो कि सप्लायर कौन है, एनी पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। तो रिवर्स है सर, एक ही लौता केस है जहां पर रिवर्स है, जहां पर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। आई बात समझ? याद है इसके चार्ट्स वगैरह भी देखे अपन, है मेरे ख्याल से नीचे बुक में ये सब चार्ट्स वगैरह है। 5%, 12%, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, एक ही केस है रिवर्स चार्ज, बाकी सब फॉरवर्ड में जाता है। एक और था लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाला। सर जो लेंडर है उसने लेंड किया सिक्योरिटीज बोरोअर को, तो बोरोअर रिवर्स चार्ज में देगा, ये सिंपल है। ठीक, इसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार आ चुका है, ऐसा नहीं है दोबारा नहीं आ सकता। अगर कोई डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो रिवर्स चार्ज में होती है, पर अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नॉट एज अ डायरेक्टर, पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, वो रिवर्स चार्ज में नहीं होती है, फॉरवर्ड चार्ज में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना पर्सनल कैपेसिटी वर्ड याद रखना।
आपको एग्जाम में ये वर्ड मिलेगा। अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में, नॉट एज अ डायरेक्टर, नॉट एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर रहा तो रिवर्स चार्ज चल जाएगा। पर्सनल कैपेसिटी रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, तो सर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। समझ आया? फिर ये तो मैंने आपको बताया था, इसको अभी तक हाईलाइट इसलिए रखा मैंने क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है सर। जहां जहां गवर्नमेंट है वहां कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स भी आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर, और इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़े। याद है ई कॉमर्स ऑपरेटर? हमने बोला सर अब से हमारी जिंदगी में ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग अलग होते हैं सर। एक होता है 9 5 वाला, एक होता है नॉर्मल ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर 9 5 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो बेचारा रिवर्स चार्ज में पूरा जीएसटी पे करता है। सप्लायर से हम बात ही नहीं करते, जो सप्लाई कर रहा होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, हम उससे बात ही नहीं करते। और एक होते हैं सर दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिन लोग को सर हमने बोला टीसीएस कलेक्ट करने का काम है। याद आया? यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो 9 5 वाले पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इन लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है? यस, यही लोग हैं सर जो जीएसटी पे करते हैं रिवर्स चार्ज में, तो इनको रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा सर। अगर इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो किसी पर्सन को अपॉइंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थी सर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर सर जीएसटी पे करता है रिवर्स चार्ज में। ध्यान रखिएगा सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये सब हम रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में समझे इसको। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से अभी याद रखना इसको, ये कंफ्यूज करने के लिए अभी भी आ सकता है, मेरे हिसाब से अभी भी आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस, रिवर्स चार्ज। पर अगर ये ओमनी बस की सर्विसेज कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, होटल्स, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए वैल्यू देखी जाती है। अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो फिर फॉरवर्ड, क्योंकि उसका 7500 पर यूनिट से ज्यादा जा रहा है पर डे, और अगर उससे कम है तो सरकार बोलती है ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा दिमाग में। ई कॉमर्स ऑपरेटर में कंफ्यूज नहीं होना, 9 5 वाले अलग है, और जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ के आए हो टीसीएस वाले अलग है। दोनों अलग अलग है सर, वो अलग है, ये अलग है सर। वो टीसीएस कलेक्ट करता है, ये तो सर रिवर्स चार्ज में ही जीएसटी पे करता है। यहाँ हम सप्लायर को बोलते तू छोटा आदमी है, तेरे से नहीं लेते, देखो छोड़ दिए। हाँ, तू खुद रजिस्टर्ड है तो खुद देना चाहता है तो बात अलग है, नहीं तो जा छोड़ दिए तेरे को, हम ई कॉमर्स ऑपरेटर से बात कर लेंगे। पर टीसीएस वाले केस में क्या होता है, हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोलते हैं सप्लायर बड़ा आदमी है, सप्लायर टैक्स दे सकता है, बट वो देगा कि नहीं देगा भरोसा नहीं है। तू उसका टीसीएस कलेक्ट कर ले और हमें दे दे, बाद में जब वो अपना टैक्स पे करने आएगा तो जब खुद टैक्स पे करेगा तो हम जितना वो पे कर चुका है उसकी क्रेडिट दे देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिट दे देंगे मतलब कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा जितना भी उसने टैक्स पे कर दिया है। आई बात समझ? ये डिफरेंस होता है सर। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर में ही घूम जाते हैं, बहुत लोग घूम जाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर में। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। ठीक है सर, ये एक छोटा सा ही पॉइंट है बट कभी कभी आ जाता है तो घुमा देता है कि सर एक ही केस है आईजीएसटी वाला जो आपको दिया हुआ है रिवर्स चार्ज। कौन सा केस है सर? सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है,
सिंपल है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। क्योंकि सर अगर इंडिया वाला भी नॉन टैक्सेबल ही है तो फिर जीएसटी कैसे लोगे सर? आपको तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लेना है ना सर, तो इंडिया वाले का तो टैक्सेबल होना जरूरी है सर, तब तो जीएसटी लोगे। एक तो इंडिया वाला बोलेगा अबे गधे मेरे पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता, क्या लेगा जीएसटी? तो फिर मतलब ही क्या बना? समझ आया? बैठा दिमाग में? एग्जाम में कभी कहीं फंस जाओ और नहीं समझ आए कि सर इंपोर्ट में क्या करना है, चुपचाप उठा के रिवर्स चार्ट में डाल देना, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉर्मली रिवर्स चार्ट में, नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉर्मली रिवर्स चार्ट में। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? ये रिवर्स चार्ज था। रिवर्स चार्ज इज डैम इजी, बट इस चैप्टर का इंडिविजुअली कोई रिलेवेंस नहीं है। इस चैप्टर का रिलेवेंस होता है पूरे टोटल क्वेश्चंस में, जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, और या तो वो किसी क्वेश्चन के पार्ट बना के इसको टच करते हैं। और हिस्ट्री प्रूवन है सर, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है इस चैप्टर को छोड़ दिए, आज तक एक पेपर भी ऐसा नहीं बना जिसमें इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को छोड़ दियो। ये चैप्टर आपको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और एग्जामिनेशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। आप अगर इसको एग्जामिनेशन से कनेक्ट नहीं करोगे, आप लिख के ले लो एग्जाम में गलत ट्रीटमेंट करोगे। हम कल फाइनल का क्वेश्चन बना रहे थे बैठ के, फाइनल का एक एक क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन रहता है, आंसर तो छोड़ ही दो, 2-2.5 पेज का तो क्वेश्चन जाता है उनका। तो आप मुझे लगता है हम लोग फाइनल का 2 घंटा बैठते हैं, तो मुश्किल से एकदम अच्छी स्पीड में कर रहे हो तो 3 क्वेश्चन होता है, तो 3 क्वेश्चन होते हैं, इतने ही होते हैं फाइनल के। तो हम बैठ के बना रहे थे, तो एक बात उनके में भी कॉमन है, सेम चीज उनके में भी यही बात, ऐसा तो नहीं कि रिवर्स चार्ट बदल जाएगा उनके लिए, सर सेम रिवर्स चार्ट पढ़ते वो, ठीक है 2-4 एंट्रीज ज्यादा है, बट रिवर्स चार्ट तो वो भी यही पढ़ते हैं। तो उनमें भी एग्जामिनेशन का कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है, उनके क्वेश्चंस में और घुस के पूछता है और चेक करता है कि कौन बच्चा एग्जामिनेशन से रिवर्स चार्ज को अच्छा कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप भी ये चीज का ध्यान रखना। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर कनेक्ट नहीं भी कर पाया, गलत हो गया, तो मैं बोला देख 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला जो बड़ा मेन क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पॉइंट गलत हुआ तेरा, ये एक पॉइंट का 1 मार्क्स गया, 1 मार्क्स गया कंसेप्ट का, 2 मार्क्स गया आंसर का, 10 में से 4 तो जा चुके हैं। अब तू बाकी 6 के लिए लड़ ले, बाकी 6 के लिए तू लड़ ले। इंस्टीट्यूट तो ऐसे ही काटती है, एक गलत ट्रीटमेंट, दूसरा कंसेप्ट ही नहीं आता, अब तो गलत किया है, और आंसर गलत है, एक पॉइंट गलत मतलब आंसर गलत, गया। इसीलिए बड़े क्वेश्चंस में मार्क्स जो लोगों के कटते हैं ना, बहुत स्पीड से ऐसे ही कट जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ना, पेशेंस से पढ़ना, ये चैप्टर भगने का नहीं है, एग्जामिनेशन से कनेक्ट करके पढ़ो, या तो फिर एग्जामिनेशन जब पढ़ोगे तो इसको कनेक्ट करके पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला दिया हुआ है कंपोजिशन लेवी। ये चैप्टर तो मेरे को ऐसा लगता है मस्त है, मतलब एकदम मस्त है, चना मुर्रा है, भागने लायक चैप्टर है सर, बकाबक इसमें आप भाग सकते हो। मेरे को लगता है इसमें आखिरी दिन इतना टाइम देने लायक नहीं है चैप्टर। सेक्शन 10 कंपोजिशंस की ऑप्शनल है, लेना चाहो तो लो, नहीं लेना है मत लो। सर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब आप ये ले सकते हो सर, नहीं तो नहीं ले पाओगे सर। बट कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिनके लिए 75 लाख की लिमिट है। हाँ ये है कि इन स्टेट्स को याद रखना जहां पर 75 लाख की लिमिट है। एग्रीगेट टर्नओवर ये मत ले लेना एग्रीगेट टर्नओवर में बस एग्जाम में, नहीं तो पंगा हो जाएगा। जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो सर आरसीएम में जो हम पे करते हैं वो नहीं लेंगे सर, वो नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। ले लेते हैं हम, गलती से ले लेते हैं, बहुत गलतियां होती है एग्जाम में हड़बड़ी में। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में याद रखना आरसीएम में जो हम पे करते हैं वो नहीं लेंगे, एग्जेम्प्ट लेंगे, नॉन टैक्सेबल भी लेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। सर एक्सपोर्ट तो लेना ही है, इंटर स्टेट सेम पैन नंबर वाला होगा तो लेना सर,
बट टैक्सेस मत लेना। टैक्सेस कौन से नहीं लेंगे? जीएसटी वाले नहीं लेंगे। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? सर ये स्कीम हम 3 लोगों को देते हैं, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और अदर सप्लायर, इसमें ट्रेडर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ 1% ऑफ टर्नओवर है, या 5% है, और यहाँ 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है। आपको याद है मैं रेगुलर क्लासेस में ऐसे चार्ट बनवाया था, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द एलिजिबिलिटी पर्पस, टैक्सेबिलिटी पर्पस। जब एलिजिबिलिटी के लिए लेते हो तो सर जितने टर्नओवर तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो, लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हो, उतना टर्नओवर भी लेते हो। लेस करते हो सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन, डिपॉजिट, एडवांस। याद आया? so far as consideration in the form of interest discount, इसको नहीं लेते। बट जब आप टैक्सेबिलिटी के लिए लेते हो सर, तो जितने टर्नओवर तक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी, उतने तक जीएसटी की लायबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, उतने तक जीएसटी की लायबिलिटी होती ही नहीं है, तो वहां तक आप टैक्सेबिलिटी के लिए लेते ही नहीं हो टर्नओवर। उसके बाद का टर्नओवर देखते हो और टैक्स निकालते हो। आई बात समझ? ये ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैंने रेगुलर क्लास में वो चार्ट बनवाया, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बनवाता हूँ, आप उसको समरी बुक में नोट करके रख लिया करो, आपके लिए काम की चीज है। नोट किया हुआ रहेगा ना, बाद में आपको 4 बार इधर उधर घूम के नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक स्टिकी नोट लगाना और यहीं पर चिपका देना, ताकि ध्यान रहेगा कि हमें एग्रीगेट टर्नओवर के लिए बार बार पेन नहीं पलटना है। आखिरी दिन कितनी बुक खोलोगे और कितना पेज पलट पाओगे? पलट सकते हो तो अच्छी बात है, बट इतना टाइम होता नहीं है कि 4 बुक आप पेज पलट पाओ सर, अलग अलग बुक्स के। तो बेटर है स्टिकी नोट लो, यहीं चिपका दो, यहीं ध्यान रहेगा। अगर एग्जाम में ऐसा दे दे कि कोई पर्सन है जो पिछली बार रजिस्टर्ड था, तो इस बार करंट ईयर में उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एलिजिबिलिटी के लिए मत देखना, सीधा टैक्सेबिलिटी के लिए देखना। समझ आ रहा है? बेटा दिमाग में ऐसी कई गलतियां होती है आप लोगों से, जब मैं टेस्ट भी लिया था तब मैंने देखा था, बहुत गलतियां करते सब, बहुत गलतियां करते। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मिस्टेक कर देते हो आप। अगर कोई पर्सन है, ऐसा दिया हुआ है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है, तो अब आप जब वो बंदा पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आप एग्रीगेट टर्नओवर जो है एलिजिबिलिटी के लिए नहीं देखोगे, सीधा टैक्सेबिलिटी के लिए जाओगे, क्योंकि वो तो पहले ही रजिस्टर्ड है। आ रहा है समझ? अगर कोई क्वेश्चन में किसी पर्सन का पिछले बार का टर्नओवर नहीं दिया, उसका पहला साल है, तो वही साल एलिजिबिलिटी, वही साल टैक्सेबिलिटी देखना है। आ रही बात समझ? इसमें पिछले साल का लाओगे कैसे? तो वो इस साल एलिजिबल माना जाएगा, कि पिछले साल का टर्नओवर ही नहीं है तो कैसे करोगे? एलिजिबल तो है वो। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना। क्लियर है सबको? ये 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है। टैक्सेबल सप्लाईज मतलब क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा सर? एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल नहीं आएंगे सर, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमें 10% की एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है कि हम इतने वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ये रेस्टोरेंट वालों को ही मिलती है? नहीं, ये रेस्टोरेंट वालों को नहीं मिलती है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को मिलती है। वो लोग चाहे तो 10% ऑफ द टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, याद रखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, और 5 लाख दोनों में विचेवर इज हायर, इतने अमाउंट तक की सर्विसेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, बाप रे, कौन गाली दिया मेरे को संडे को बताओ? नित्या
पूरी खांसी हफ्ते भर की आज ही चारी लग रहा है। इतना गाली क्यों दिया? मैं मैं तो तेरा टेस्ट भी पोस्टपोन कर दिया था। क्या चीज बोल रहा है? तो दे देना, परसों दे रहे इन लोग, परसों दे दे। ये लोग तो देंगे, इनका शेड्यूल थोड़ी चेंज करूंगा मैं। चलो सर, कुछ लोग जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, पहले ऊपर 3 कैटेगरी के लोग, उनके अलावा किसी और को नहीं मिलती। सर अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इंटरस्टेट काम करोगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। अगर कंपोजिशन स्कीम दे दोगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कैसे कलेक्ट करेगा? सर हाँ, क्या चीज? इस चीज का तू जो बोल रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं कर सकते। बाप रे, इतनी खांसी क्यों आ रही है? सर सर ये सब चीजों के आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो सर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इन सब चीजों के अगर आप ट्रेडर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। याद रखना सर, मैन्युफैक्चरर नॉट अलाउड, ट्रेडर अलाउड। ठीक है, ध्यान रखना। सर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन इंटरस्टेट परचेस कर सकता है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता सर। ठीक है सर, ये पूरे ऑल सेम पैन नंबर के लिए एक साथ एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई पर्सन जिसका करंट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चले गया तो 1.5 तक तो उसको कंपोजिशन ही देना, उसके ऊपर नॉर्मल हो जाएगा और अगले साल तो कंपोजिशन मिलेगा भी नहीं। ठीक है, कंपोजिशन टैक्स आप कलेक्ट कर नहीं सकते, आईटीसी मिलती नहीं है सर। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वालों पे कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि ये खुद के जेब से पे करते हैं। कस्टमर क्रेडिट ले नहीं सकता क्योंकि कस्टमर से टैक्स लेते नहीं है सर। सर्विसेज वाला याद है सर, 6% की कहानी थी इनमें। ठीक है, इनको बोला गया था सर 6% के हिसाब से आपको टैक्स देना रहेगा, बट प्रोवाइडेड आपका एग्रीगेट टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख। इसमें बहुत गलती किए थे आप लोग, याद है क्लासेस में बहुत गलती किए थे, जहां पर 50 लाख ध्यान देना था हमें। अभी भी वही बोलूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी पर्पस, टैक्सेबिलिटी पर्पस। जो मैं क्लासेस में चार्ट्स बनवाया दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख के रखना अपने पास, यहाँ पर स्टिकी नोट पे चिपका देना कि सर एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी टैक्सेबिलिटी। आप लोग जो इस एग्जाम में गलती करके आओगे ना, पूरी गलती, पूरी पूरी गलती आपको बता रहा हूँ टैक्सेबिलिटी में करोगे। एलिजिबिलिटी में कोई नहीं करता, टैक्सेबिलिटी में ही गलती करते हैं, क्योंकि टैक्सेबिलिटी निकालते टाइम वो भूल जाते हैं कि जिस थ्रेशोल्ड लिमिट तक मैं लायबल टू रजिस्टर हुई नहीं, वहां तक मेरे ऊपर कंपोजिशन टैक्स की भी बात नहीं आती है, के बाद आती है। ये गलती हो जाती है, सबसे होती है, सबसे होती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सर जो पुरानी वाली कंपोजिशन स्कीम लिया 10(1), 10(2) वाली, ये 10(2)A वाली नहीं ले पाएगा, ये आदमी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता सर। फिर बाकी बातें तो वही सेम सेम है। आप जो पहले वाली कंपोजिशन स्कीम पढ़े वही बातें सेम सेम है बाकी बातें।
इसमें ना ये जो रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, इसमें मेरे को लगता है एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू ध्यान रखनी चाहिए। एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रख सकते हो। एक आईटीसी डिक्लेरेशन विद इन 60 डेज, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 03। डिटेल्स ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश्ड विद इन 90 डेज, जीएसटी सीएमपी 03। एमसीक्यू में जो आया हुआ है बता रहा हूँ। कुछ जगह करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं है। ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आया है सर, एमसीक्यू में ही आया था। डिटेल ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश्ड ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम विद इन 30 डेज। और ये तो घोट के पी जाओ, क्योंकि रीजन ये अमेंडमेंट है। कंपोजिशन स्कीम जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं सर एनुअली, और इनकी फाइल करने की पहले डेट थी सर 30 अप्रैल। अब डेट क्या हो गई है सर? 30 जून। ठीक है। पेमेंट तो इन लोग क्वार्टरली ही करते हैं सर, जीएसटी सीएमपी 08 में बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो अप्रैल में जून का 18 जुलाई को पेमेंट करते हैं इन लोग। ठीक है, बस इतना ही था ये चैप्टर। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या, यही तो हुआ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सीधा टेस्टेड नॉलेज में है, बीच में है। पेन नंबर याद है क्या? क्या बोल रहा है? क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कहाँ है तोलाराम? क्या बात करेगा? ये रहा। चलो देखो, taxpayer Tolaram is a manufacturer who has opted for composition levy under section 10(1), having one unit A1 in UP and another unit A2 in UP. Total turnover of the two unit in the preceding financial year was 115. Preceding financial, ठीक है। Turnover of unit A and 1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 5 or 10 lakh. Compute the amount payable under composition levy. सर क्या ये composition levy ले सकता है? Yes, ले सकता है। तो सर इसके लिए कितना परसेंट? मैन्युफैक्चरर है 1%, तो 5 और 10 लाख 15 लाख, उसका 1% 15,000। ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में 10 मार्क्स। टैक्स पेयर बोला रहा इज अ ट्रेडर who has opted for composition levy under section 10(1) of both taxable and exempted goods. Goods exempted by way of notification. It has one retail showroom A1 in Punjab and another retail showroom A2 in Rajasthan, both selling goods, selling taxable as well as exempted goods. अच्छा, total turnover including taxable and exempted of the two showroom in the last financial year was 115. ठीक है, ट्रेडर है, ध्यान रखना सर। Turnover of the showroom A1 A2 in the first quarter of the current financial year is 35 lakh, जिसमें से A1 का 15 lakh, जिसमें से 5 lakh taxable, 10 lakh exempted। A2 का 20 lakh, जिसमें से 10 lakh taxable और 10 lakh exempted। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम, बताओ कितना?
5 और 10 ही तो करेंगे, टैक्सेबल वाला ही तो करेंगे, एग्जेम्प्टेड तो लेंगे ही नहीं सर। ठीक है, तो 15 लाख उसका 1% 15K। अब क्या सीधा नीचे क्वेश्चन है? वो तो गया। पिन नंबर बताना। ये रही, देखो, टैक्सपेयर Padmavati is a salon stylist who has opted for composition scheme under section 10(2)(a). सर्विस वाली बात है। Having one branch B1 in Vasant Kunj, Delhi, and another branch B2 in Gurgaon, Haryana. Total turnover of the two branches in the last financial year was 45 lakh. तो composition scheme ले सकती है, presumptive वाली, 10(2)(a) वाली। The turnover of the branches B1 and B2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh 10 lakh. तो कितना हो जाएगा सर? 15 लाख उसका, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब सीधा टेस्ट या नॉलेज में। चलो देखते हैं। State the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in the taxable territory. Services provided by arbitrary tribunal to any business entity. बताओ भाई, business entity पे करेगा reverse charge. Sponsorship services provided by company to an individual. Sir, forward charge provided by company है। अगला, renting of immoral property services provided by the central government to a registered business entity. कोई फॉरवर्ड, कोई रिवर्स, कितने लोग रिवर्स? अभी तो कोई फॉरवर्ड बोला था यार। अगला, विवेक गोयल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा चलो, इसको पढ़ो एक बार। ये ठीक है वाले लोग ही ना जीएसटी लिख के आए थे, जीएसटी 2017। टीजीएसटी 2017 होता है। अगला, विवेक गोयल एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन accordance with the provision of Companies Act 2013 of A to Z Private Limited has received sitting fees amounted to rupees 1 lakh. बताओ इसका क्या करें? रिवर्स चार्ज, सिटिंग फीस अदर देन रेम्यूनरेशन होता है सर। ठीक है। रघु एसोसिएट्स प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू विविन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी। बोलो भाई, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। रिवर्स चार्ज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, रिवर्स चार्ज। तो विविन पे करेगा। लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट from Tatva Trading Company engaged in making taxable supplies and located in Maharashtra having a turnover of 50 lakh in the preceding financial year. Who is the person liable to pay tax in the cases?
बोलो बोलो। आरसीएम में तत्व देगा। State the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in the taxable territory. Services provided by insurance सर ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बताओ सर, फॉरवर्ड चार्ज, रिकवरी एजेंट सर। अगला बोलो। रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज। चलो, Sultan and Son, a partnership firm based in Nagpur, Maharashtra, is a wholesale of taxable product P&Q, exempt by way of notification only within the state of Maharashtra. Its aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. The firm wishes to opt composition scheme. क्या ले सकती है? हाँ सर, बिल्कुल ले सकती है। इसका कहना ये था कि हम अगर एग्जेप्टेड सप्लाई करते हैं तो हम कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ले सकते, एक्सक्लूसिवली एग्जेप्ट होता तो छोड़ देते। अगला, a person availing compulsion scheme under subsection 1(2) of the section 10 in Haryana during a financial year crosses the turnover of 1.5 crore in the month of December. ये अच्छी बात है। Will he allowed to pay tax under compulsion scheme for the remainder of the year? No. मार्च ये दिसंबर के बाद नॉर्मल में चल जाएगा। चलो अगला वाला आप लोग बताओ। क्या इसको मिल जाएगा कंपोजिशन स्कीम? हाँ, इसको मिल जाएगा कंपोजिशन स्कीम। ट्रेडिंग है सर, मैन्युफैक्चरर होता तो नहीं देता। अगला, सर इसको नहीं मिलेगा सर, इंटर स्टेट काम करता है सर। अगला, Subramania Enterprises has two registered place of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of the business is 120 lakh. It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1), 10(2) for one of the places of business for the current financial year while continuing paying tax under normal for other. हम पढ़ के आए सर, अगर सेम पैन नंबर है तो सब जगह सेम स्कीम चलेगी सर, आप चेंज नहीं कर सकते। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। गलती करेंगे बहुत सारे लोग। चलो पहले 10(1), 10(2) ले सकता है। हाँ, वेरी नाइस सर। 10(1), 10(2) तो ले ही नहीं सकता सर, 10(2) ले सकता। ठीक है, चलो 10(2) लेगा तो उसके हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है? पक्का? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 20 लाख माइनस करेंगे। पहले से रजिस्टर्ड है, उसका टर्नओवर देखना 45 लाख है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यही गलती बोला था कंसेप्ट में नहीं करना, होती है ये गलती, बहुतों से होती है गलती। सर जब पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वापस 20 लाख क्यों माइनस करोगे? नहीं होता तो मैं ये 35 में से पहले 20 हटाता, बचा हुआ 15 लाख पे 6% करता। सही बात समझ, ये गलतियां होती है, बहुत लोगों से ये गलतियां होती है। ठीक है, तो अभी तो 35 लाख उसका 6%।
Will your answer be different if Mr. Ajay procured few items required for providing repair services from neighboring state? बताओ भाई. Procure कर सकते हैं. तो फिर इंटर स्टेट क्या नहीं कर सकते? अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, ध्यान रखना. लास्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो. बताओ, फर्म क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकती है? और अगर ले सकती है तो कितने अमाउंट तक सर्विसेज दे सकती है? क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकती है? यस. तो कितने की सर्विसेज दे सकती है? याद है ना सर, 10% ऑफ द टर्नओवर, 12 लाख और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, तो 12 लाख तक की सर्विसेज दे सकती है. आया सबको समझ? बैठा दिमाग में? ओके, ये चैप्टर इतना ही था सर. थैंक यू.